आज 12 जून है। आज से ठीक 50 साल पहले 1975 में आज के दिन जब सुबह के 10 बज रहे थे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की अदालत संख्या 24 में एक अजीब सी खामोशी थी। कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। वकील, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और देश भर की निगाहें इसी हाई कोर्ट पर थी, क्योंकि उस दिन एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला था। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपनी कुर्सी संभाली और कुछ ही मिनटों में जो कहा उसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, ये याचिका स्वीकार की जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी का 1971 का लोकसभा चुनाव रद्द किया जाता है और उन्हें इस आदेश की तिथि से 6 वर्षों तक अयोग्य ठहराया जाता है। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब संसद की सदस्य नहीं रही थी। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा की अगुवाई में कांग्रेस ने 352 सीटें हासिल करके जबरदस्त जीत दर्ज की थी। अपनी परंपरागत रायबरेली सीट से खुद इंदिरा बड़े अंतर से जीती थी। उनके प्रतिद्वंदी थे विपक्षी महागठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी नेता राजनारायण। नतीजे आए और इंदिरा गांधी को विजय घोषित किया गया, लेकिन राजनारायण इस पराजय को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर 1971 के रायबरेली चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, अफसरशाही से प्रचार करवाने और का आरोप लगाया था। जब उन्होंने ये याचिका दायर की थी, ज़्यादा लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन ये मामूली केस नहीं था। 1975 की शुरुआत में ये केस जस्टिस सिन्हा की अदालत में आया। इंदिरा गांधी का पक्ष वरिष्ठ एडवोकेट सतीश चंद्र खरे रख रहे थे और राजनारायण ने शांति भूषण को अपना एडवोकेट नियुक्त किया। एडवोकेट शांति भूषण अपनी किताब कोर्टिंग डेस्टिनी में लिखते हैं, मैंने बहस शुरू की तो मुझे लगा कि जस्टिस सिन्हा मुकदमे को कोई खास महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन से जब वो नोट्स लेने लगे तब मुझे आभास हुआ कि वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 12 फरवरी 1975 को मौखिक गवाही की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कोर्ट में देश के बड़े नेता और नौकरशाह गवाही देने आए। राजनारायण के पक्ष में LK अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता और इंदिरा गांधी की ओर से PN अक्सर जैसे बड़े नेता। 18 और 19 मार्च 1975 2 दिन तक खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अदालत में पेश हुई और जिरह का सामना किया। कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा ये भी है कि आमतौर पर गवाह को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी को एक ऊंचे मंच पर बैठने की इजाजत दी गई ताकि वो जज के बराबर दिखे। इससे पहले इंदिरा गांधी के वकील ने मांग की थी कि उनका बयान दिल्ली में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन जस्टिस सिन्हा ने मना कर दिया और न्याय की गरिमा में कोई समझौता नहीं किया गया। शांति भूषण ने अपनी किताब में दावा किया है कि जस्टिस सिन्हा को अनुकूल निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिसशिप का प्रलोभन दिया गया। उन्होंने लिखा, सिन्हा गोल्फ खेलने के शौकीन थे। एक बार खेल के बीच उन्होंने बताया था कि जब मुकदमे की सुनवाई चरम पर थी तब चीफ जस्टिस DS माथुर अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर आए थे और उनसे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए उनके नाम पर विचार हो रहा है, फैसला होते ही उन्हें वहां भेज दिया जाएगा। बताया जाता है कि जस्टिस सिन्हा छुट्टियों के एकांत में घर पर फैसला लिखाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के सांसद घर पर पहुंचने लगे थे। इसके बाद जस्टिस सिन्हा ने अपने पड़ोसी जस्टिस पारिक से कहा कि कोई भी आए तो कह दीजिएगा मैं उज्जैन गया हूं। इसके अलावा जस्टिस सिन्हा पर जुलाई तक फैसला टालने का दबाव चीफ जस्टिस DS माथुर के जरिए डाला गया। जस्टिस माथुर ने देहरादून से उन्हें फोन करके ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन उस समय तक जस्टिस सिन्हा फैसला लिखा चुके थे। जस्टिस सिन्हा उसी समय हाईकोर्ट पहुंचे और रजिस्ट्रार को बुलाकर फैसले की तारीख 12 जून निश्चित करने के निर्देश दिए। फैसले की गोपनीयता बनाए रखना बड़ी चुनौती था। गुप्तचर विभाग जानने में लगा था कि फैसला क्या आ सकता है, लेकिन जस्टिस सिन्हा ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपने सचिव मन्नालाल को कसम दिलाई और स्टेनोग्राफर को छुट्टी पर भेज दिया। फिर फैसले की प्रभावी अंश खुद लिखे
और फिर आया 12 जून का दिन। जस्टिस सिन्हा ने 258 पेज के फैसले में इंदिरा का रायबरेली से निर्वाचन अवैध और शून्य घोषित कर दिया। चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को प्राप्त करने का आरोप सही पाया गया और अगले 6 साल के लिए किसी संवैधानिक पद के लिए इंदिरा गांधी को अयोग्य करार दिया गया। लेकिन फैसले के तुरंत बाद इंदिरा गांधी के वकील ने हाथ से लिखा हुआ स्टे आवेदन सौंप दिया। जल्दी इतनी थी कि टाइप तक नहीं कराया गया। इस आवेदन पर जस्टिस सिन्हा ने 20 दिन की छूट तो दे दी थी, लेकिन मामला इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी कृष्णा अय्यर की अवकाशकालीन एकल पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी। इस आदेश के तहत इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद सुरक्षित हुआ। वो संसद में बैठ सकती थी, लेकिन उन्हें संसद के तौर पर सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था। अगले ही दिन 25 जून को इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद कैसे प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, वो अलग किस्सा है। लेकिन 12 जून को जो हुआ था वो महज एक कानूनी फैसला नहीं था, वो फैसला था भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण, जिस मजबूती को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। साम दाम दंड भेद। आज राहुल गांधी, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा, प्रियंका वाड्रा, चिदंबरम परिवार जब वर्तमान सरकार पर न्यायपालिका को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं तो इतिहास किसी कोने से मुस्कुराता है। ये वही कांग्रेस है जिसने एक दौर में जजों की सीनियरिटी तोड़ी, इमरजेंसी लगाई और कोर्ट के फैसलों से डरकर संविधान तक बदल डाला था। जस्टिस सिन्हा नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा को दुख तो होता होगा। इमरजेंसी के दौरान जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के डॉक्यूमेंट्स की गहरी छानबीन हुई। उन्हें और उनके स्टाफ को काफी दबाव तनाव से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डिगे नहीं। 1982 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही रिटायर हुए और जिंदगी के अगले 26 साल इलाहाबाद में खामोशी के साथ पढ़ने और बागवानी के शौक के बीच गुजारे। 87 साल की उम्र में 20 मार्च 2008 को उनका निधन हुआ। 12 जून की बात आज यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।